अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। अच्छे से सुबह का आगाज हो चुका है और अच्छे से वीक का भी आगाज हो चुका है कि उस वीक में हम करने वाले हैं ढेर सारी ऐसी बातें कि जो सियासत से रिलेटेड भी हैं, मौसम के हवाले से भी हैं और साथ साथ अवामी इशूज के हवाले से भी हैं। तो जैसे कि मैं और अवैस हमेशा कहते आए हैं कि हम सोचते हैं कि संडे वाले दिन जो है बड़ा सुकून का दिन होता है, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं, संडे को सुकून नहीं होता है क्योंकि संडे को सियासतदानों ने सजाया होता है पंडाल। और इस दफा दो बड़े पंडाल सजाए गए और ये दो बड़े पंडाल पीपल्स पार्टी और पीटीआई के थे। लेकिन अब करना है कि किसके पंडाल में, किसके जलसे में ज्यादा जान थी, किसने वाकई में अवाम को जोश जज्बा दिलाया है, किसने वाकई अवाम को जो है मुतमईन किया है कि वो आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर उनके लिए कुछ काम भी कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पीटीआई के जलसे की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त जलसा था, बहुत ज्यादा लोग थे, मीनारे पाकिस्तान पर जश्न का समा था, एक रात पहले से ही वहां पर तैयारियां शुरू हो गई थी। और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उसमें अनोखी बात यह थी कि 44 साल बाद पीपल्स पार्टी को लियाकताबाद की याद आ ही गई। बिल्कुल, लियाकताबाद की याद आ गई। और दो चीजें इस इतवार को थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई हैं। पहली चीज ये कि नून लीग हर इतवार को जलसा कर रही होती थी, इस बार नून लीग ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और साथ एमएमए ने तीसरा जलसा किया। तीसरा जलसा एमएमए ने किया। और जो लाइमलाइट में जलसे रहे वो ये दो बड़े जलसे थे जो कि ओवरऑल लाइमलाइट में रहे। ज्यादा बड़े दो ये जलसे थे, लेकिन एमएमए भी का जो जलसा था वो भी बहुत बड़ा था, मर्दान में हुआ था। और वहां पर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन समेत जो सिराजुल हक साहब हैं अमीर जमी, उन्होंने भी बात की और उन्होंने करप्शन के खिलाफ नैरेटिव अपना दोहराया। और कप्तान ने 11 निकाती एजेंडा दे दिया है। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में खिताब किया तो उन्होंने एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो लोग हैं उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि अब सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी का अहम किरदार होने वाला है। और कराची की सियासत में खासतौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान दावे करते हैं लेकिन दावे उनके दावे ही रह जाएंगे 2018 के इलेक्शन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इमरान खान की अगर बात की जाए तो खान साहब ने भी सबको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इस दफा बड़ी ही ज्यादा पॉजिटिव स्पीच की है खान साहब ने, बड़ा चेंज नजर आया उनकी स्पीच के अंदर। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी बड़े एक्शन में नजर आए और जो बातें वो अपनी स्पीचेस में नहीं कहते थे इस दफा उन्होंने इलाके का नाम ले लेके वहां के लोगों से बात। तो इस हवाले से ढेर सारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। तालीम पे होगी, हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे, हम सारे लोगों को एक कौम बनाने के लिए एक निसाब लेके आएंगे। हमने नीचे के लिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। दो नहीं एक पाकिस्तान के लिए कप्तान ने 11 निकात दे दिए। बदउनवानी का खात्मा, तालीम, सेहत, ज़राअत, सयाहत, पुलिस निजाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल। मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे में इमरान खान का नौजवानों को बड़ा सोचने और बड़ा ख्वाब देखने की तलकीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेट किलर्स की जमात नहीं है। हमने लंदन में बैठकर कराची के लिए इक़दाम जारी नहीं किए। मुत्तहदा के गढ़ लियाकताबाद में 44 जालों का शो, बिलावल के मुखालिफिन पर खुलकर वार। इमरान खान और अल्ताफ हुसैन एक दूसरे का अक्स हैं। इमरान की सूरत में दूसरा बानी मुत्तहदा नहीं चाहते। बिलावल का खिताब, एमक्यूएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दे दिया। कारकुनान 2018 इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, हालात ऐसे भी हों, मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत से नहीं रोका जा सकता। लीगी कायद नवाज शरीफ का जाती उम्रा से मुखालिफिन को पैगाम। 2018 का इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नाम होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पुरुमीद। तो
जनाब, टॉप स्टोरीज के बाद अखबारात का रुख कर लिया है। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और दीगर अहम खबरों के साथ साथ यहाँ पे जो बड़ी ज़बरदस्त और अहम खबर लगी है वो एक अफसोसनाक वाक़या है जो इस्लामाबाद में कल पेश आया है। इस्लामाबाद एक और अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को उड़ा दिया है, 2 नौजवानों को ज़ख्मी किया है। वाक़या सेक्रेटेरिएट चौक में पेश आया है। जीप अमरीकी सिफारत खाने का सेकंड सेक्रेटेरिएट चार्ज रेक्स चला रहा था, ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये सबब बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक और बार पेश आया है और जो नज़र आ रही है सिफारतकारों की जानिब से वो बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर अमरीकी सिफारतकारों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अमरीका के सफारती ताल्लुकात कुछ ख़ास अच्छे इन दिनों नहीं है। 7 अप्रैल को आपको पता है कर्नल जोसेफ ने एक गाड़ी को कुचल दिया था, एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी और उसमें एक नौजवान ज़ख्मी हुआ था और एक नौजवान उसमें शहीद हो गया था। एक और वाक़या कल पेश आया है तो उसके बाद हुआ ये कि सिफारतकार की गाड़ी को थाने मुंतकिल किया गया और फिर बाद में जैसे कि कानूनी कार्रवाई होती है गाड़ी को वहीं पर रोक लिया गया, लेकिन सिफारतकार को जाने दिया गया क्योंकि वियना कन्वेंशन के ठीक है, इस्तिस्ना हासिल है सिफारतकार को, इसलिए उनको जाने दिया गया। अच्छा, एक्सप्रेस ने तो इसको मेन लीड का हिस्सा बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो जंग ने मेन लीड का हिस्सा बनाया है वो है 44 साल बाद मुत्तहदा के गढ़ में पीपी का पार शो। तो जनाब, हैरान कुन बात यह है कि इतने अरसे बाद अब पीपल्स पार्टी को ख्याल आ ही गया है, लेकिन अगर ख्याल आ ही गया है तो चलें जी, अच्छी बात है। और वहाँ पर हमने देखा कि अमजद साबरी की वालदा और उनकी फैमिली जो थी वो भी मौजूद थी और बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा था, वहाँ पर हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोग भी मौजूद थे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी मुत्तहदा के में उन तमाम लोगों को राम कर पाएगी? क्या पीपल्स पार्टी MKM पाकिस्तान, जो कि अब 2 धड़ों में तब्दील हो चुकी है, उनके वोटर्स को मोटिवेट कर पाएगी कि वो पीपल्स पार्टी की जानिब आएँ, या उनका वोटर अब भी MKM पाकिस्तान या उस 2 धड़े में से किसी धड़े की तरफ देख रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब वहाँ पर गई जलसे के लिए और पीपल्स पार्टी के हवाले से वहाँ पर तैयारियां शुरू हुई तो फिर हमने देखा कि वहाँ पर कुछ बैनर्स भी आवेजा थे, ट्विटर ट्रेंड भी था कि जी पीपल्स पार्टी ने ही बेड़ा गर्क किया है करा, और वहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे थे जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बात कर रहे थे कि नहीं जी कुछ भी हो जाए, लेकिन कराची के हवाले से अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो वो जमात है MKM पाकिस्तान या फिर MKM हैदराबाद। अब वोटर्स ने डिसाइड करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आई गेस एक जलसे से पीपल्स पार्टी का काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी को मुत्तहदा के गढ़ में बहुत सारे जलसे करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से वोट बैंक शेक भी हो सकता है, वरना PTI के लिए भी बहुत सारी स्पेस है है कि मुत्तहदा यानी कि MKM पाकिस्तान भी कम बैक कर जाए। तो ये तो सारी सूरत हाल है उस जलसे की जो कि पीपल्स पार्टी ने किया मुत्तहदा के गढ़ में। अब हम कुछ बात करेंगे PTI के जलसे के हवाले से। PTI के जलसे के हवाले से अगर ये कहा जाए कि काफ़ी लंबा चौड़ा जलसा था, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मुखालिफिन पर कई वार किए गए, बहुत सारे नए लोग जिन्होंने PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार की है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सिमिलर थी, एक थी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। चलें, आपने सियासत के ऊपर बहुत मुफस्सिल अंदाज में बता दिया, क्योंकि 3 बड़े जलसे थे और बताना भी ज़रूरी था। तो अब चीफ जस्टिस साहब की बात कर लेते हैं जो इन दिनों जिहाद कर रहे हैं और इसी हवाले से खबर ये सामने आई कि पुलिस अफसर की सिफारिश करने पर चीफ जस्टिस का दामाद सुप्रीम कोर्ट तलब हुआ और सरजनिश की गई, उनकी माफ़ी भी उन्होंने मांगी। फिर तशहीर में वज़ीर आला की तस्वीर पर पाबंदी लगा दी गई, मुझे अवाम से दूर रखना चाहिए था, गाड़ी रोक कर मसाइल ज़रूर सुनूंगा, चीफ जस्टिस। इस खबर की तफसील कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस एक मुकदमा सुन रहे थे, लाहौर के DIG साहब हैं, उन्होंने गैर मुल्की खातून से शादी की थी तकरीबन 12-13 साल कबल, और अब उनके चूंकि मसाइल कुछ पैदा हो गए हैं और उनके जो 2 बच्चे हैं वो पाकिस्तान में ही उन्होंने रोक लिए हैं और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। तो उन जो खातून जो बच्चों की वालिदा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दायर कर रखा है, एक एप्लीकेशन दायर कर रखी है और इसी केस से मुताल्लिक DIG साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के दामाद को अप्रोच किया सिफारिश करने के लिए कि शायद चीफ जस्टिस साहब उनको कोई अनड्यू फेवर दे देंगे। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में ये सुना गया तो चीफ जस्टिस ने जबरदस्त उनकी सरजनिश की DIG की और साथ साथ उन्होंने अपने दामाद अदालत में तलब कर लिया और उनसे पूछा अदालत के अंदर कि आपको किसने कहा था कि सिफारिश की जाए और कौन वो बंदा है। तो फिर उनके दामाद ने पूरी तफसील बताई कि ये DIG साहब हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से शायद कोई सिफारिश की जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पर तारीखी जुमला कहा कि मैं जिहाद कर रहा हूं और अगर मैं अपने इदारे के अंदर अपनी अंदर मैं अगर सफाई नहीं कर सकता तो फिर मेरे जिहाद का कोई फायदा नहीं है।
सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये स्टोरी तो आपने हमें बताई। अच्छा, एक और यहाँ पर जो जंग में शॉर्ट न्यूज़ अगर मैं शामिल करना चाहूँ तो जहाँ पर हम जलसों की बातें कर रहे हैं कि हो रहे हैं, वहीं पर नवाज शरीफ कल साहिवाल में जलसे से खिताब करेंगे और अब देखना ये है कि नून लीग का ये पंडाल जो है वो आवाम के लिए क्या लेकर आ रहा है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर जो शॉर्ट न्यूज़ है वो है इलेक्शन 2018 वोट के इंदराज और दुरुस्तगी के लिए आज आखिरी दिन है। और एक और जो खबर है वो खबर ये है कि बरतानवी वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गई हैं। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ मेराज तैयारे की, जदीदियत से आरास्ता मेराज तैयारा पाक फ़िज़ाइया का कारनामा, इस हवाले से भी यहाँ पर खबर पब्लिश की गई है। और एक और खबर जो कि मैं कल देखती रही, ट्विटर पर भी गर्दिश करती रही, वो थी कि गलती से सरहद पार करने वाले भारतीय शहरी को वतन वापस भेज दिया गया। तो जनाब ऑब्वियसली ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का बड़ा दिल। अगर ऐसा पाकिस्तानी शहरी के साथ हो जाता तो आई एम डैम श्योर कि उसके लिए बड़े सारे जो है वो मसले पैदा हो जाते हैं। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे होते हैं, उसको पेपर्स जमा कराने होते हैं। हमारे यहाँ से तो दफ्तर खारजा है वो उनको कहते हैं, तब जाके वो बात मानते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है सबा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करता है, लेकिन पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं करता। और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान कई कैदियों को रिहा कर चुका है। और इसी सिलसिले में एक और वाकया समंदर के अंदर भी एक वाकया पेश आया जहाँ पर माहीगीरों की कश्ती खराब हो गई थी। तो भारत की जो कश्ती को सपोर्ट करने के लिए, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए पाक बहरिया की जो मेडिकल टीम थी वहां पहुंची, उनको खाना फराम किया, उनको पानी किया और उनकी जो बोट थी उसका इंजन भी ठीक किया और फिर वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए। बिल्कुल, और यही है पाकिस्तान और यही है पाकिस्तानी फौज। इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का। डोंट गो एनीवे, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो शह सुर्खी हमने जान ली हैं और टॉप स्टोरीज भी हमने जान ली। अब मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं, जहां सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर, जहां तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। तारिक अस्सलाम वालेकुम। गुड वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज वो मुख्तलिफ केसेस इसकी समाअत करेंगे। मुसलसल तीसरा रोज़ है आज उनका। इतवार को दिन भी उन्होंने उन्होंने यहाँ पे दरख्वास्तों की समाअत की और अपने अहकामात जारी किए। इसके अलावा लाहौर में रजिस्ट्री में 2 बेंच जो हैं वो काम करेंगे आज के दिन में, जिनमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक बेंच है और जबकि दूसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो है आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी दरख्वास्तें लेके पहुँचे हैं और यहाँ पर चीफ जस्टिस के सामने पेश होने के लिए उनकी दरख्वास्तें जो हैं वसूल की जाती हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस उनको बुलाते हैं और बारी बारी उनकी दरखास्तों पर समाअत की जाती है। पंजाब असम्बली का सेशन जो है आज होने जा रहा है और हमारा जो है वो सेशन का आगाज़ जो है वो आज होने जा रहा है। इसके साथ केमिस्ट की जो है वो हड़ताल है जो 5 रोज़ हो गए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तमाम ही दुकानें जो हैं वो केमिस्ट की वो बंद हैं। लोगों को अद्वियात हासिल करने के हवाले से शदीद परेशानी का सामना है। जो केमिस्ट हैं उन्होंने आज अपना एक लाहेअमल तैयार करने के लिए नासिर बाग में कन्वेंशन जो है वो मुनक्कद किया का ऐलान किया है। इसके साथ पंजाब आपके जो स्पोक्समैन हैं मियां अहमद मलिक वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अभी एजेंडा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस हवाले से करेंगे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है तारिक खान, क्योंकि वहाँ पर तो केमिस्ट ने हड़ताल की हुई है और वो कहते हैं जो एक्ट में तरामीम की गई हैं उसका मुतालबा है कि जी वो वापस लें, तो ये मसला हल कैसे होगा? जी ये लाजमी बात है, मसला हल होने के लिए हुकूमत की जो है वो विल चाहिए और हुकूमत से मुज़ाकरात चाहिए कि आया ये कहाँ तक जो है हुकूमत इस पे कंप्रोमाइज़ कर सकती है, केमिस्ट कहाँ तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। दोनों के ताउन से ही ये मसला हल होगा। लेकिन ये हड़ताल जो है, क्योंकि मरीज़ों का आप अंदाज़ा करें कि किसी के अगर छोटी सी तकलीफ़ भी है और यहाँ तो बड़े बड़े मरीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं लोग, तो उनको किस किस्म की परेशानी का सामना है उसका अंदाज़ा जो है वो किया जा सकता है। तो हुकूमत इस हवाले से शायद मुज़ाकरात पे कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रही, शायद सरसरी मुज़ाकरात हो रहे हैं क्योंकि ये 5वां रोज़ है और मुसलसल जो है वो स्ट्राइक चल रही है। आज 5वां रोज़ है और हड़ताल हो चुकी है, हड़ताल अब भी जारी है, तो मरीज पर शिकार हैं। तो ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि ब्लैक के अंदर अद्वियात फरोख्त होना शुरू हो गई हैं।
जी लाजमी बात है, जब ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात नहीं मिलेंगी तो फिर वो ऐसे काली भेड़ें हर शोबे में मौजूद हैं जो इस किस्म का काम करती हैं। अद्वियात जो हैं वो ब्लैक में बेची जाएंगी, जो 100 रुपए की वो 500-1000 रुपए में बिकेगी। तो ये शिकायत ज़रूर हैं, क्योंकि जिन लोगों को अद्वियात नहीं मिल पाती उनकी हवाले से ये शिकायत ज़रूर, जो अद्वियात हैं वो उनको ब्लैक से ख़रीदनी पड़ रही हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ऐसी एजिटेशंस का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और अपने में जो रिसोर्सेज हैं उनमें इजाफा करते हैं। जी ठीक है, तारिक खान अपडेट कर रहे थे लाहौर से, आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हुए इसकी जो केमिस्ट की हड़ताल है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे हैं। पेशावर का रुख करते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे आज हैं, उसके नुमाइंदे आमिर खान, आमिर जमील। और आमिर खान मुझे कहाँ से याद आ गए, आमिर जमील है। आमिर जमील अस्सलाम whatever you are saying, it's just same to you. मैं ये कह रहा हूँ पश्तो में कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और आप खैर खैरियत से वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए जी, आपकी भी बहुत सारी मेहरबानी और आपको भी बहुत सारा सलाम। ये बताएं क्या एक्टिविटीज़ चल रही है पेशावर में? देखिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम आपको बता दूं कि मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा मैदानी इलाके हैं वो रोज़ बरोज़ गर्म होते जा रहे हैं। उम्मीदें ये की जा रही थी कि कुछ मौसम जो है अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। और पेशावर और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का मौसम काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर का मौसम आज 34 सेंटी और 1 बजेगा, इसी तरीके से मौसम मज़ीद गर्म होता जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि 24 घंटों के लिए तो यही मौसम रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की उम्मीद की जा रही है। और ख़ास तौर पर जो बालाई इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं की भी उम्मीद की जा रही है और बारिशों की भी उम्मीद है। तो तवक्को यही है कि मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, और यही जो बेहतर मौसम है वो उसके बाद में पेशावर में होने वाले जो इवेंट्स हैं उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम इवेंट आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं। एक तो वो थाना गरबी की हदूद में एक लाइसेंसेस जारी कर रहे हैं ख्वाजा सराहों को, ताकि वो अपना रोज़गार भी कर सके, और इस लाइसेंस से जो है दीगर जो सहूलियात है वो दीगर जो आसाइशें हैं वो हासिल कर सके। और दूसरी तरफ आज सिटी कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक मुहिम का आगाज़ कर रही है, जिसमें तालिब इल्मों को बताया जाएगा कि ड्राइविंग के कवानीन क्या हैं, किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, और जो वायलेशंस हैं उसको करने से क्या नुकसान होते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह रहे थे मौसम के हवाले से उन्होंने बताया, और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो आगाही मुहिम चलाई जा रही है गुज़िश्ता महीने से, उस हवाले से भी वो बता रहे थे। ट्रैफिक के मसाइल पेशावर के अलावा बाकी शहरों में भी बहुत पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, हम सबके यकसा मसाइल हैं। और जब मसाइल बढ़ जाते हैं तो फिर हम बढ़ते हैं एडिटोरियल की जानिब, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने, जो कि आज कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ परेशान भी लग रहे हैं। तो ट्रैफिक के हवाले से बात हो रही थी, तो अब रमज़ान आने वाले हैं, और रमज़ान में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो हमारा रोड्स के ऊपर होता है, मेन रोड्स के ऊपर होता है, और वो जल्दी की वजह से होता है कि जी हमें जल्दी घर पहुंचना है, लेकिन उस झगड़े की वजह से, उस ट्रैफिक जैम की वजह से कोई भी जल्दी घर नहीं पहुंच पाता। सही बात है, आपने जो ट्रैफिक पुलिस की बात की है, एक बड़ी थैंकलेस जॉब है, और हमें इनको यहाँ पर सबा हमें इनकी पज़ीराई करनी चाहिए, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि एक जो ट्रैफिक एहलकार होता है सारा दिन वो तपती धूप में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है, इनकी भी पज़ीराई होनी चाहिए, इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। इस हवाले से मैं एक वायरल वीडियो का जिक्र ज़रूर करता चलूँ, जो कल बड़ी हम लोगों ने डिस्कस भी की कि एक बिल्ली जो है वो हादसे का शिकार हुई, उसको किसी गाड़ी ने कुचला उसके पाँव वगैरह को, तो ट्रैफिक एहलकार ने तमाम गाड़ियों को बीच ट्रैफिक में, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी उसमें वो उसने जाके उसको बीच दरमियान से उठाया और अपनी जान को ख़तरे में डाला उसने, लेकिन बहरहाल उसने ट्रैफिक कंट्रोल किया। तानी हमदर्दी का मुजाहरा, बेहतरीन मुजाहरा के जिस पर उसको खुद ट्रैफिक पुलिस के अलावा पुलिस एहलकारों ने भी उसकी पज़ीराई की, उसको इनाम भी दिया गया। तो इस किस्म के हमदर्दी के मुजाहरे अगर इस तरह होते हैं तो हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। हम इनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार आप देख रहे हैं कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और साइड पे कोई बुजुर्ग हैं या कोई ऐसी खातून है जिनको रोड क्रॉस करना है, तो हम में से कोई भी हो वो उनको इशारा करते हैं कि आप रुके, पहले हमें जाने दें, और वो कई देर तक, कई घंटों तक, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक वो बेचारे वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं रुकता कि वो रोड क्रॉस कर लें। और फिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उन्हें सड़क क्रॉस कराते हैं, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम जरूर करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम है।
ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि इस जल्दी के दौर में सबको जल्दी मची होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे ये इस तरह के हमारे यहाँ अब होने लगे हैं और ये अवाम में जो आगाही हुई है, और ये जो हम जो कर रहे हैं अब, जो पुलिस एहलकार जो जिस तरह अभी आपने कहा इस्लाहात हो रही हैं, अभी ख्वाजा सराओं के लाइसेंस जारी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसको हम अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस आपसे पूछना चाह रहा था कि रमज़ान आने वाला है और आपने जैसे कहा कि थैंक्सलेस जॉब है, तो रमज़ान का ट्रैफिक प्लान हमेशा से लाया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जाने से, लेकिन हमेशा फिर वही मसाइल नज़र आ रहे होते हैं रमज़ान के अंदर ट्रैफिक। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस से ज़्यादा आवाम का भी जिम्मेदारी है ना। आप देखें रोलने की चाहिए जल्दी में कि घर जाके रोज़ा खोलना है आपने, जो है ना वो देखिए कि जो कानून की पासदारी है ये भी तो आपकी उसमें आता है ना, आपकी प्रॉपर्टीज़ में आती है, आपके डिसिप्लिन में आता है। आप इस इस्लाम आप रोज़ा रख के अल्लाह की राज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद जो है अपने मुल्क के कानून को तोड़ रहे हैं, तो ये तो नहीं है। आप पर भी जिम्मेदारी है कि अगर रमज़ान का टाइम है और रोज़े का वक्त हो रहा है तो आप भी जो है ना, नाम ही सब्र का नाम है, रोज़ा तो है ही, मुजाहरा अमली तौर पर इसका मुजाहरा करना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस को आप अगर फैसिलिटेट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो तो है ही आपकी मदद के लिए, लेकिन इस वक्त मसला ये होता है कि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है जब आप जो है। हालात में भी लोगों का अगर मूड खराब हो तो वो ये कहते थे मेरा रोजा है, तो रोजे में तो आपको और अच्छा मूड होना चाहिए, तो और सब्र से काम लेना चाहिए, बहाना ढूंढते हैं मेरा रोजा बाद में बात कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडिटोरियल पे आ जाते हैं। पेट्रोल की मुमकिना महंगाई के इशारे, लेवीज जो है गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल से टैक्स अपना एक बजट पेश कर दिया, 59 खरब रुपए का बजट पेश किया, ताजिर बरादरी ने पजीराई की है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा भी कि हमने टैक्स ज़्यादा नहीं लगाए हैं, फैसिलिटेट किया। आपने देखा कि सरकारी मुलाजमीन की जो है तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन में इजाफा किया, टैक्सेस कम लगे हैं, लेकिन 25.5% डीजल और पेट्रोल पर उसकी जगह क्या किया गया कि लेवी जो है वो 30% कर दी गई है। अगर पेट्रोलियम लेवी 30% हो गई तो कहते हैं कि 20 से 30% पर लीटर पेट्रोल पर पैसे बढ़ जाएंगे, और ये अगर बढ़ गया तो महंगाई आपको खुद पता है 2 या 3 रुपए बढ़ने से तो बहरान आ जाएगा एक माशी। डॉन में भी आज ये खबर लगी है कि हाई स्पीड डीजल पर जो 31% की उन्होंने कैलकुलेशन लगाई है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वो किस तरह से लगाई है, और बाकी जो पेट्रोल है या दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर % लगाई। देखिए मसला ये है कि अभी इनको ज़रूरत है किसी तरीके से जो इनके जो महासिल के काबिल तकसीम पूल में जो वफाक का है वो 42 पॉइंट समथिंग है, जबकि 57 पॉइंट समथिंग जो है सूबों को चला जाता है महासिल टोटल। तो अब रेवेन्यू जनरेट करना है। पहले ये था जो लेवी थी वो तकरीबन 10% थी, जिस पर इनको 170 अरब रुपए मिलते थे। अब ये जो 30% करके 480 अरब रुपए गवर्नमेंट कमाएगी, और उससे जो है ये अपने अखराजात पूरे करने की, इनको अपने अखराजात पूरे करने का भी मसला है। जो 7, हालांकि ये जो टैक्स जो है ये 7 जो NFC अवार्ड के में टैक्स में शामिल नहीं है, इसमें ये अलग से एक टैक्स है, लेकिन इस्तेमाल अब इदारिया ये कहता है कि आप बजाय इस तरह के कि आप पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी पर चार्जेस बढ़ाते हैं, टैक्स लेते हैं, आवाम को पहले खरबों रुपए सालाना लेते हैं इन पे टैक्स, आप जो है सियासतदानों से टैक्स लें, आप अरकान असम्बली से टैक्स लें, आप जागीरदारों से टैक्स लें, आप टैक्स नेट में देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि आधे से ज्यादा मुल्क में टैक्स नहीं दिया था। वैसे तो अगर हम रेशो ले लें तो 0.4%, यानी कि 2 मिलियन अफराद से भी कम लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में। तो आप जब टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट होगा। आप देखें ना, सिर्फ देख लें आप तो जनूबी पंजाब के कई इलाके सिवाय शहरी इलाकों के अलावा कहीं नहीं, फाटा से आपको टैक्स नहीं मिलता, बलूचिस्तान से आपको टैक्स नहीं मिलता, आपको कराची, हैदराबाद, सक्कर, सिंध में सिर्फ टैक्स दे रहा है, बाकी कहीं से टैक्स नहीं मिलता। लाहौर में आप चले जाए तो लाहौर, एबटाबाद वगैरह, ये खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर देख लें, यहाँ से टैक्स कलेक्शन हो रही है। डिस्कशन करते हैं, अब कुछ बात करेंगे हम जलसे के हवाले से। कल जिस तरीके का जलसा किया है पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी ने कराची में भरपूर सियासी पार्ट शो कर दिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम के होम ग्राउंड में उन्हें चैलेंज कर दिया। लियाकताबाद में जलसे से खिताब में कहा कि अभी तो कराची को लंदन से आज़ाद करवाया है, अगले मरहले में मुस्तकिल कौमी मुसीबत से आज़ाद कराएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो ने तो कल धुआंधार खिताब किया है, MQM को खूब रगड़ा लगाया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी कराची के अंदर जो बंद इंतजामी की है वो MQM पर डाल दी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, MQM एक वसील कल्ब और वसील नजर सियासी जमात है जो रवादारी और इसमें बर्दाश्त का मुजाहरा करती चली आ रही है। कल जो कुछ भी बिलावल भुट्टो साहब ने जबान इस्तेमाल की सियासी लीडर के तौर पर उनको ये देख नहीं देता था, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा
कि पिछले 10 सालों से वफाक में हो, 5 साल तक उन्होंने हुकूमत की, इसी तरह सूबे सिंध में पिछले 10 सालों से हुकूमत करते चले आ रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची को ओन नहीं किया। जबकि चीफ मिनिस्टर सिंध अगर वो दावा करें तो उनका हक बनता था कि जो चीजें तरक्याती मनसूबे का लड़काने के लिए ऐलान किया जा रहा है, इकट्ठा के लिए ऐलान किया जा रहा है, बदील के लिए किया जा रहा है, तो कराची को भी तरक्याती मनसूबों में शामिल करते हैं। कीपिंग इन द माइंड, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कराची जिसे कहते हैं कि अगर कराची कमाता है तो पूरा मुल्क पलता है। कराची के 90% टैक्स गवर्नमेंट को भेज देता है, लेकिन उसके बदले में कराची की तरक्याती स्कीमों का ऐलान नहीं किया जाता है। कल हम इस बात की उम्मीद लगाए बैठे, 1 मिनट और देते मुझे, कल हम लगाए बैठे थे कि जब बिलावल भुट्टो साहब जलसे में खिताब करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे, तो कराची तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्हीं के घर तो पेश में अफवा कॉलेज मौजूद था, हमें इस बात की उम्मीद थी, दिल्ली कॉलेज मौजूद था, हमें इस बात की उम्मीद थी कि शायद वो उसको यूनिवर्सिटी देने का दर्जे का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने 1 पैसा देने की बात नहीं की, बात की तो सिर्फ वोटों की बात। सर ठीक है, आपने कहा कि उन्होंने किसी ऐसी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ वोट्स के लिए ये जलसा किया है। लेकिन सर जलसा तो किया है, आपके गढ़ में जलसा किया है, अब आप लोग इसके लिए क्या इख्तियार करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा एमकेएम पाकिस्तान का? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान अपने कारकुनान के दरमियान रहती है, अपने अवाम और वोटर के दरमियान रहती है। एमकेएम पाकिस्तान लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती चली आई है। दुख हो या दर्द, हंसी होगा हो, एमकेएम हमेशा अपने वोटर्स के दरमियान मौजूद रहती है, और यही वजह है कि हमेशा पिछले 3 दहाइयों से कराची के आवाम को वोट देते चले आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आज में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और नफीस साहब जलसे के हवाले से मैं बात कर रही थी कि 44 साल बाद बिलाखिर पीपल्स पार्टी को ख्याल आ ही गया, तो ये ख्याल अब कितना बेनिफिशियल होगा पीपल्स पार्टी के लिए, ये आप कहेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ आ गया है एक शार्प ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में जहां हम बड़ी ढेर सारी बातें कर रहे हैं, सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं कुछ बात कर लेते हैं लाहौर में तहरीक इंसाफ के सियासी पार्ट शो की मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने तारीखी जलसे का इनेकाद किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने खिताब में 11 नुकाती एजेंडा खान ने पॉलिसी देते हुए कहा कि एक तालीमी निसाब लाएंगे, सेहत सबके लिए होगी, टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाएंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन खत्म करेंगे के लिए सरमायाकारी भी लाएंगे। उन्होंने ये भी साथ कहा, कप्तान ने बेरोजगारी खत्म करने की पॉलिसी भी पेश की, सियाहत पर तवज्जो, किसानों को सहूलियात और वफाक को मजबूत बनाने का भी जिक्र किया। तब्दीली लाने के लिए कप्तान ने 11 निकाती एजेंडा पेश किया और पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वादा किया कि वो आखिरी सांस तक अवाम के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी, हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे, हम सारे लोगों को एक कौम बनाने एक निसाब लेके आएंगे। हमने निचले तबके के लिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। हम आपको इस मुल्क में करप्शन पे काबू पाके दिखाएंगे कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, लिहाजा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस की हम मदद करेंगे। छठी चीज रोजगार, रोजगार कैसे देंगे? इस मुल्क को हम टूरिस्ट का हब बनाएंगे। अब मैंने फैसला किया है कि हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। हमारे किसान, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी कर ली है, हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। हम तो जनाब ये आपने खान साहब की बात सुनी, कल उन्होंने तारीखी जलसा किया मीनार पाकिस्तान के मंटो पार्क के अंदर, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं नौशाबा मन्नान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ नफीस नईम साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नौशाबा अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। खान साहब हमेशा से बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं और ज़बरदस्त प्लान भी दिया उन्होंने 11 निकाती, लेकिन ये नहीं बताया वो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अवैस। देखिए, सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब
आपके पास हुकूमत या वफाक में आपकी हुकूमत होगी। हमारे पास KPK में जो जब आया हुकूमत आई तो हमने उस पर साबित किया। एक तो मेरी आवाज़ इको हो रही है, मैं आई कांट हेयर यू, लेकिन ये है कि अभी जी बोलिए। जी इको हो रही है आवाज़। अच्छा, तो खान साहब के कल का जो जलसा है, एक तो इस कौम ने ये साबित कर दिया कि ये जिंदा कौम है, और जिंदा कौम ये चीज़ भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, अफलास बर्दाश्त कर सकते हैं, बिजली के बगैर रह सकते हैं, रोटी कपड़े मकान के बगैर रह सकते हैं, लेकिन इंसाफ के बगैर हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप देखें सबा के हम 3 दिन उधर मौजूद थे, एक हद्दे निगाह तक अवाम का एक समंदर था जिसमें सर आपको नजर आ रहे थे। लोग, गर्मी इस कदर थी, लाहौर का टेम्परेचर बहुत हाई था, रात से ही लोग पंडाल में मौजूद थे। और खान साहब की जो तकरीर थी कल की, वो बहुत फोकस थी, बहुत लेंथी थी, वो बार बार इस चीज़ के ऊपर कह रहे थे। जो नकात उन्होंने दिए, देखिए ऐसा ही हुआ कि जो जिसके अंदर ठीक है, खान साहब ने निकात दे दिए अपने, बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि जी मेरा प्लान है, ये इस तरीके से मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो। लेकिन एक चीज आप लोगों ने इस पूरे जलसे से पहले मेंशन की हुई थी, और वो थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या स्ट्रेटजी है ये? बिल्कुल 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसमें गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ होगा, गरीब और अमीर के बच्चे के लिए एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा। जैसे खान साहब ने कल कहा भी कि वो नमल एजुकेशन सिटी जैसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स देंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट खान साहब ने पहले नमल की सूरत में हमें दिखाया, जिसमें गरीब का बच्चा मेरिट के ऊपर, देखो सबा जिस वक्त तक कौम मेरिट के ऊपर नहीं आएगी, अभी जैसे अवैस कह रहे थे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, अवैस होगा। खान साहब ने कल भी कहा था कि एक चोर, एक करप्ट कैसे अवाम को करप्शन में से निकालेगा, एक ऐसा शख्स जो खुद झूठा है, जिसकी बात कॉल और फेल में तजाद है, वो कैसे आपको सच्चाई और सीधा रास्ता दिखाएगा। लेकिन नौशाबा साहिबा, जलसे तो आप पहले भी बहुत भरपूर करते आए हैं, 2011 में भी आपने किया, लेकिन अब वोट बैंक का क्या आउटलुक जो है, ये जलसे होते हैं, लोग जो हैं जलसे से ज्यादा इमरान खान के नजरिए पे लब्बैक कह रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बड़े भरपूर जलसे किए हैं, लेकिन हमने देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी नून लीग के मुकाबले में आप लोगों को पसपाई का सामना करना पड़ा है, तो अब ऐसी क्या नई चीजें, क्या उम्मीद है आपको कि इस वक्त आप जो है स्वीप कर देंगे? अवैस, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप 2013 के नफीस नईम साहब हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद हैं, ये सवाल उनकी जानिब से आपसे किया गया। जी एक से मैं नफीस साहब, मैं आपके लिए भी अर्ज कर रही हूँ, मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकती, लेकिन बिल्कुल मैं आपके अतला के लिए अर्ज करूंगी। शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए दो बातें, आप ज़िमनी इंतखाबात की बात करें, एक तो पहली बात कि जो वफाक में हुकूमत होती है, ज़िमनी इंतखाबात 90% चांसेस यही होते हैं कि वो जीत जाती है, क्योंकि यूजली हमारे यहाँ जो ये पिछली दहाइयों से 3 दहाइयों से होता है। और 2013 के बारे में बात जी आपने ज़िमनी इंतखाब के बारे में बात की, और आपका कहने का मतलब यह है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वही इंतखाबात जीत जाते हैं। तो फिर इतनी बड़ी कैंपेनिंग आप लोगों ने क्यों की? फिर इतनी बड़ी कैंपेनिंग की कि खान साहब भी गए और फिर उन्होंने वहां पर जाकर जलसे भी किए, लोगों से खिताब भी किया, जब आपको उम्मीद थी कि जीतना ही हुकूमत ने, जीतना ही नून ने, तो फिर इतनी बड़ी कैंपेनिंग क्यों की? ऐसी बात नहीं थी कि, लेकिन ये तो कैंपेन तो आप करते हैं ना। अब आप ये देखिए कि जो हमारा वोट बैंक था, मैं चकवाल के जलसे की बात करूंगी या सरगोदा के जलसे की बात करूंगी, जो 3-4 हमारे हुए, हमारा और स्पेशली जो हमारा वोट बैंक है वो इंक्रीज हुआ था 100 टाइम, आप ये डबल हुआ था, सॉरी। और दूसरी बात ये है कि 2013 का जो सिनेरियो था उससे अब 2018 इंटायरली डिफरेंट है। आप पंजाब के अंदर कल का चीखता हुआ हजूम आपको ये बता रहा है कि हाँ अब वो लाहौर नहीं रहा जो कि आज 2013 में था। अभी खान साहब का होल्ड, ये जो 62(1)F, ये जो पनामा जो अकामा पे खत्म हुआ, अब अवाम को खान साहब ने ये उम्मीद क्या, ये यकीन दिला दिया है कि, और हमने जो यौम तासीस मनाया कल 29 अप्रैल, उसी जगह पर जहां 1940 में करारदाद लाहौर हुई थी, उसी मैदान में जहां ये बताया गया था कि हमारा जो है वो हम अपनी एक मुसलमानों को अपने लिए एक ऐसी जगह जहां वो अपनी मजहबी आज़ादी के ऊपर, आज़ादी देखो सबा आज़ादी बहुत ज़रूरी है। मैं कल इतनी खुश हूँ एक चीज़ से
कि हाँ, मैं क्योंकि खुद एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं माइंड सेट पढ़ती हूँ, मैंने एज ए सोशल साइंटिस्ट ये देखा कि हमारी कौम गुलाम नहीं है, हमारी कौम इतनी ज्यादा जागी और बेदार कौम है क्योंकि इनकी पहचान है पाकिस्तान। इन्होंने ये साबित कर दिया। वो जो लोग, लेकिन नौशाबा साहिबा यही कौम सिंध में भी निकली, यही कौम दीर में भी निकली, यही कौम सवाबी में भी निकली। ये अलग बात है कि लाहौर में ज्यादा लोग थे, लेकिन मैं बात फिर यही सवाल कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्या, अभी देखें आपकी हुकूमत नहीं आई है, लेकिन मंशूर तो होता है, कोई स्ट्रेटजी तो होती है। आपने ऐलान कर दिए, 11 निकात पेश कर दिए, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी आपको एक टीम चाहिए। आपको वोट बैंक आपका, आप किस तरह साबित करेंगे कि आप वोट बैंक में भी मुस्लिम लीग को इसी तरह मात दें जिस तरह आप जलसों में दे रहे हैं? एग्जैक्टली। हम साबित करेंगे ये 2018 का नफीस, सॉरी, जो ये 2018 का इलेक्शन है नफीस, ये खुद साबित करेगा, इसका जो रिजल्ट है ये आपको खुद साबित करेगा कि अब जो ये हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है और आवाम क्या चाहते हैं। ये रिजल्ट इलेक्शन का ये बात हम आपसे एक्चुअली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूजुअली जब भी हम रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, इंतखाबात के जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो यही होता है कि पीटीआई के जो कैंपेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जानदार होती है, आपके कैंप्स में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, आपके कैंप्स में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन फिर भी बाजी जो है वो कोई और पार्टी मार जाती है, और ये हमेशा का आपका अलमिया रहा है। इसलिए हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा पीटीआई कितनी पुरुमीद है, इस दफ़ा आपके पास नया क्या है अवाम के लिए जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको उम्मीद है कि जी 18 के इलेक्शंस जो हैं वो आप जीत जाएंगे? सबा, आपका इशारा यकीनन प्री पोल रिगिंग की तरफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक इशारा दिया है हमें कि अवाम तो बिल्कुल ठीक है, ये होती है। इस दफ़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम खान साहब ने बहुत दफ़ा किए, इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी जो मावनत है वो जारी है, और ये मेक श्योर करेंगे कि हमने अपने एक काम जो हमने स्टार्ट किया, अपने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग की, ज़्यादा स्टार्ट कर दी, मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट कर दी। हम ये मेक श्योर करेंगे कि इस दफा जो वोटर है वो हमारा जो वोट है वो ठीक तरीके से कास्ट हो। ये आपका जो इशारा है उसके ऊपर हमारी बिल्कुल नजर है। ये भी बताएगा, आप ये क्लेम कर रहे हैं, पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि लाहौर के जो लोग थे, शहरी थे, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और आवाम की सपोर्ट इस बार आपके साथ है और आपको ये लग रहा है कि 2018 का इलेक्शन आप जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वजीर कानून पंजाब की बात की जाए, जहां पर आप जलसा करने गए थे, राना सनाउल्लाह ने कल ये कहा कि 2011 वाला जलसा उनका बहुत बड़ा था, आवाम के अंदर बहुत जोश और जज्बा था, लेकिन कल वाला जलसा उसके बराबर नहीं था और लोग जज्बाती नहीं थे उस तरह से जोशो वल्वा। तो उन्होंने ये भी कहा कि लाहौरियों ने रद्द कर दिया है। तो आपके और उनके बयानात में तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। आप एक बात तो नफीस ये बात देखें कि हमारे बयानात आप चेक करें और राना सनाउल्लाह साहब के पिछले बयानात चेक कर लें, उनका अब बयान अपने बयान से ही नहीं मिलता, उनकी बात के साथ आप मैच नहीं कर सकते। एक कातिल, एक झूठे इंसान के आप बयान के साथ हमारा बयान आप नहीं कर सकते। हम जो बात करेंगे, जैसे ये कहा गया, कुछ लोग कह रहे जी खान साहब ने वो पुरानी बातें, भाई मैंडेट या मंशूर या नजरिया बदलता नहीं है, ये उनकी पॉजिटिव कि वो जो बात पहले दिन कह रहे थे आज भी वही बात कह रहे हैं। नौशाबा राना को छोड़ दें, राना साहब, राना सनाउल्लाह को छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्होंने तो अल्ताफ हुसैन से मिला दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन एक चले गए, अब बनी गाला को जो है ना अब नहीं मसला होने देंगे कराची पे। उस पर क्या कहती हैं आप? बिलावल भुट्टो को तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा वो बिलावल भुट्टो है या बिलावल जरदारी है। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो की बात जो आप कर रहे हैं वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं नफीस, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है। वो कैसे अल्ताफ हुसैन के साथ मिला सकता है, उस इंसान के साथ मिला सकता है जो आज तक, जिसका कोई अभी वजूद ही बाकी नहीं रहा। क्या ये जो जलसा कल आया था, क्या इमरान खान सामने अवाम के वाहिद लीडर है जो रूबरू होता है अवाम के, इनमें से कोई आ जाए? पूरी जलसे में कितनी दफा पर्ची खान साहब ने इतनी प्रोलॉन्ग स्पीच विदाउट एनी स्क्रिप्ट की थी, वो दिल से बोलता है। वो अल्ताफ हुसैन की बात अब उसके साथ मिला रहे हैं, कैसे सच विदाउट एनी स्क्रिप्ट की थी उन्होंने, और वो दिल से भी बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी का मंशूर भी बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जी ये 11 नुकात हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की है। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने बात की लाहौर में। आपकी बात से हम अग्री कर लेते हैं, लेकिन नौशाबा अब देखना यह है कि कॉम्पिटिशन आपका फिर भी उतना ही टफ है जितना आपका 2013 के इलेक्शंस में था, क्योंकि तब भी पीटीआई इसी मंशूर के साथ आई थी। इस मंशूर में जब आपने रिफॉर्म लेकर आया, ये आपका
आपका पहले भी यही था। तो अब आपके सामने पीपल्स पार्टी भी खड़ी है, नून लीग भी है, चाहे वो जिस पोजीशन में भी है, लेकिन उसका वोट बैंक स्ट्रांग है पंजाब में। पंजाब में वोट बैंक पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं कि टूट रहा है। अभी जो नदीम चंद ने शमूलियत हाँ नहीं, आपने दोनों की बात की ना, नून लीग का भी आप देखें कि इनके जैसे हम एक टिपिकल मैं वर्ड यूज करती हूँ, इनके कबूतर आ रहे हैं हमारे गोल में। अच्छा। आपने देखे कितने लोग और कितनी क्वांटिटी से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्शन है ये 2013-2018 का सिनेरियो आफ्टर पनामा और अकामा केस, आफ्टर जो ये अभी आप बहुत सारे इनके जो ख्वाजा आसिफ की नाअहली के बाद ये अली बाबा 40 चोरों की टीम अभी सारी जाएगी अडियाला। इसके बाद अब अवाम को अच्छा, जो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगी, इसकी आखिरी किस्त आ रही है, आखिरी किस्त। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा आखिरी किस्त आ रही है और अली बाबा 40 चोरों की टीम अगर इन्हीं 40 कोई पीटीआई में आना चाहे तो आप फिर उसे वेलकम करेंगे? तो आ रहे हैं, हमने तो अपने दरवाजे खुले रखे हुए सबके लिए। तो फिर नया क्या हुआ? पीटीआई में चेहरे तो वही हुए। तब्दीली कैसे आ गई है? फिर देखें आपने सेनेट इलेक्शन में भी आपने एक धब्बा लगवा लिया है, अब नए इलेक्शन आ रहे हैं। पहले ये एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगे किसी पार्टी से, और फिर इलेक्शन के बाद अगर आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई किसी चीज को चुनना पड़ा तो आपकी चॉइस क्या होगी? चाहे वो नून लीग, काफ, मीम, पीपल्स पार्टी है, जो शख्स एहतसाब के अमल से गुजर कर हमारे पास आएगा, मैं आपको उस दिन एक दिन पहले भी ये मैं पिछले शो में भी बोला कि ये 1714 खानदान है। हमने एक तब्दीली एकदम से उठा कर नहीं आ जाती, हमने बाहर मुल्कों से नहीं मांग लेने लोग कि ये हमारे अपने ही लोग हैं, चाहे वो नून लीग, काफ, मीम के लोग हैं। देखिए जिस वक्त वो हमारी पार्टी में आएंगे वो हमारे मंशूर और मैंडेट के ऊपर आएंगे। फिर 2 आशिक एवान साहिबा आई, अब ये बाबर एवान साहब ने शमूलियत इख्तियार की, अभी आगे भी आप बहुत बड़े बड़े नाम से, लेकिन क्या ये लोग जब पहले लग चुके हैं तो गुजरेंगे, जो पहले उसमें से गुजर कर आएंगे सारे। ऐसा तो नहीं है कि आप ये नहीं कह सकती कि करप्शन के चार्जेस से ये इल्जाम है, अगर है तो साबित करें उसके ऊपर, अगर वो साबित होगा तो ठीक है। नून लीग भी तो फिर यही कहती है कि अगर हमारे लोगों के ऊपर इल्जामात लगते हैं तो वो साबित कर देंगे। नून लीग के साबित नहीं हुए, सबा नून लीग के साबित हो गए ना। नून लीग की आहिस्ता आहिस्ता बता तो रही हूँ कि ये 40 चोरों की टीम या तो उनको हार्ट अटैक हो गया। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आज के लिए आपने एक बार फिर, और नफीस भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबा वो यही कह रही थी कि जब तक कोई दूसरा नून लीग के अंदर है या दूसरी पार्टी के अंदर है तो वो करप्ट हो सकता है, लेकिन जब पीटीआई के अंदर आ जाएगा तो उनका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही उनकी पार्टी में कोई आदमी नुमाइंदगी हासिल कर सकता है और वो क्लीन हो जाएगा। चले जी नफीस साहब, पीटीआई दूसरा किसी का कबूतर अगर पीटीआई में आ जाएगा तो सुर्खाब बन जाएगा, सुर्खाब बन जाएगा, बिल्कुल वो ड्राई क्लीन हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। नफीस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नौशाबा मन्नान पीटीआई की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करी थी वो कल के जलसे के हवाले से। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब अब हम कुछ बात कर लेते हैं स्पाइस के हवाले से, और क्योंकि अब आने वाले जो दिन हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें हमें बड़े मज़े के खाने भी पकाने पड़ेंगे और साथ साथ बड़े मज़े की रिफ़्रेशमेंट भी रखनी पड़ेगी। और रिफ़्रेशमेंट की बात करें तो हमारे जहन में स्नैक्स भी आ जाते हैं, फ्राइज़ भी आ जाते हैं, पकौड़े, समोसे और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके लिए जो है वो आपको अगर आपके पास क्रिस्पी फ्राई हो तो मज़ा आपका दुबाला हो जाता है। बिल्कुल, और रमज़ान में जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि टाइम भी कम होता है, तो क्रिस्पी फ्राई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी और महदूद वक्त के अंदर आप बहुत सारा मेन्यू तैयार कर सकते हैं। साथ साथ खानों के हवाले से अगर बात करें तो कभी सब्जी वगैरह या दाल बनती है या कोई और चीज़ बनती है तो आपको इतना शौक से खाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर मसाकू का पाउडर इस्तेमाल करेंगे आप तो खाना बहुत ज़्यादा लजीज हो जाएगा, आप उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। मसाकू का पाउडर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी डाइजेस्टेबल होगा और आपको स्पाइसेस इसमें ज़्यादा मिलेंगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने का और आपका टेस्ट जो है वो सस्टेन करेगा और टेस्ट आपका डेवलप रहेगा। और साथ साथ अगर आप वेट की बात करते हैं, वेट कॉन्शियस है तो वेट भी आपका नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर हम
बड़ों की बात कर रहे हैं तो उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों को हेल्दी होना चाहिए, उनको अंडरवेट नहीं होना चाहिए। और बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद कमर जमान ने, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन से आप वाबस्ता हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें। इस वक्त भी आप बराह रास्त अमेरिका की फ़्लाइट से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि बच्चों का अंडरवेट 1 साल से 5 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका वजन क्यों कम होता है? एक तो पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूं कि आपने मतलब इतनी मेरे बारे में इतनी लंबी एक वो तारीफ की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप इतने लंबे सफर से डायरेक्ट हमारे प्लेजर नहीं, मतलब मैं तो चाहता हूं कि देखिए अगर मेरे 2-4 जुमलों से अगर किसी का फायदा हो जाए तो ये भी बहुत बड़े मतलब अल्लाह ताला की बड़ी मतलब रहमत है। देखिए बच्चों के हवाले से ये है कि हम लोग बच्चों को गिज़ा जो है सही देते नहीं है, उनकी यानी अफजाइश के लिए, उनके नशोनुमा के लिए, उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ख़त्म नहीं होती है। शुरू बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर के और एडल्टहुड तक उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, मसलन के ग़िज़ाइयत वाली जो चीज़ें हैं वो हम उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें वो ग़िज़ा देनी चाहिए जिसमें यानी हेल्दी फूड हो। अब हेल्दी फूड किन चीज़ों में है, जैसे कि जिसमें अब बच्चों को हमें ग्रोथ के लिए, आप अभी ग्रोथ की बात कर रही थी कि वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, वज़न बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन देना होता है। प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मसलन दीवार में जैसे हम ईंट लगाते हैं, तो इस तरह के मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन देना होता है। अब हमें ये ख्याल करना है कि खासतौर पे वो माएँ जो कि बच्चों को ग़िज़ाएँ देती हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन देना है ताकि मसल्स बने, न कि ये मोटा पेट वो निकला मोटा अच्छा नहीं होता, गोलू गोलू बच्चा। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अगर फैमिलीज में देखें, बच्चों को देखें, तो उनमें ज़्यादातर ये होता है कि जी हम तो सब कुछ खिलाने का कहते हैं लेकिन वो खाते नहीं हैं, या फिर उनकी डाइट अच्छी नहीं है, या कुछ लोगों की डाइट भी अच्छी है लेकिन उनका वेट वजन नहीं होता। तो ये इसके पीछे क्या? डाइट वही मैं आपसे मैंने जैसे अर्ज किया कि डाइट सही होनी चाहिए, प्रोटीन दें आप सही। और फिर आपने अगर सिर्फ फास्ट फूड दे दिया तो क्या होगा, वो पेट तो भर गया उसका, लेकिन उससे वो जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो नहीं, बच्चे की जो नशोनुमा को उसके लिए जरूरत है वो चीजें हम उसे नहीं दे रहे, वो चीजें नहीं। अब सबसे पहले ये बताइएगा कि ये ग़िज़ाइयत के अंदर बात करना चाहूंगा मैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कहा जाता है कि मदर फीड बहुत ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन आजकल ये रुझान कम होता जा रहा है। उसकी मेडिकल वजूहात भी हैं और लोगों की अपनी पर्सनल वजूहात भी होती हैं। तो क्या ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है उसे बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है और जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत है वो मदर फीड के अंदर होती है। ऑफ कोर्स, देखिए ये तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 साल तक माँ का दूध दो, लेकिन माँ का दूध देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरी चीज़ें ना दें। 6 महीने की उम्र से जो है, अब तो कहते हैं कि 4 महीने से आप वीनिंग फूड शुरू कर दें। माँ का दूध जरूर दें, लेकिन वीनिंग फूड भी आप साथ में दें 4 महीने की उम्र से। सही, ठीक है। क्यों? और उसमें क्या है, माँ के दूध जो है, देखें मतलब देखिए ये तो चले हम जस्ट बॉर्न के हवाले से बात करें ना, अगर ग्रोइंग किड्स के हवाले से बात करें जो अंडर 1 से लेके 5 तक या 5 से लेके अबव हैं, तो उनके लिए फिर किस तरह से प्लान किया जाए, डाइट प्लान किया जाए कि ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है और फिर रात में उनको क्या देना है? ठीक, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि प्रोटीन देना है। प्रोटीन किन चीजों में है? प्रोटीन गोश्त में है, प्रोटीन एग वाइट में है, प्रोटीन दाल में है। दाल को कहते हैं पुअर मैन्स मीट, यानी गरीब आदमी के जो है वो गोश्त है। लेकिन अब ये और बात है कि दाल जो है अब 200-250 रुपए किलो है, हाँ, बिल्कुल गोश्त के बराबर। तो प्रोटीन देना है, प्रोटीन हर एज में ही देना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मसल्स बने, तो प्रोटीन में आप दाल देंगे, आप एग वाइट एग दे सकते हैं। एग वाइट जो है उसमें वो है प्रोटीन है। लोबिया बीन्स में है, और अपने चलें ये तो हो गए प्रोटीन्स हो गए फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथन और उसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो गए, बिल्ड के लिए हो गए। अब अगर बोन्स के हवाले से बात करें तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जी बोन्स, देखिए कैल्शियम की अगर आप बात करते हैं तो कैल्शियम हर एज में ही जरूरत होती है। ठीक, कैल्शियम हमें देना चाहिए। और कैल्शियम किसमें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में है, राइट।
डेयरी प्रोडक्ट्स के इसका मतलब नहीं कि सिर्फ दूध ही आप दें। अच्छा। आप दही दे सकते हैं, आप लस्सी दे सकते हैं, आप दूध से बनी हुई चीजें मसलन खीर दे सकते हैं। मैं ये आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं कहूँगी जी नहीं आप सुबह नाश्ते में एक अंडा दे दीजिए, तो आप एक पॉरिज दे दें। आप मतलब क्या, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और फिर हर इंसान की अपनी यानी जो रिसोर्सेज हैं उससे वो नशोनुमा के हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग आज में जो है यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चों की नशोनुमा के हवाले से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।